प्रिय विद्यार्थियों, डिजी लेसन्स ऑफ नवांकुर में आपका एक बार फिर स्वागत है। क्लास 11 कॉमर्स के लिए मैं आपको व्यावसायिक अर्थशास्त्र विषय के कुछ टॉपिक समझा रहा हूं। इन्हें आप सभी ध्यान से समझने का प्रयास करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। चैप्टर नंबर 2, स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स, पार्ट 2। देखिए, इस पार्ट में हम सांख्यिकी के क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। उस क्षेत्र को हम समझेंगे कि कितना क्षेत्र विस्तृत है, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। तो मैं बता दूं आपको, सांख्यिकी विज्ञान का क्षेत्र वर्तमान में बहुत व्यापक है। आप सभी जानते हैं, आज ज्ञान विज्ञान की लगभग सभी शाखाओं में सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग किया जा रहा है। और उदाहरण स्वरूप अभी आप इस महामारी कोरोना के समय में जितनी भी जानकारी, जितना भी वो उसके बारे में सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो सांख्यिकी आंकड़ों के माध्यम से ही, सांख्यिकी रीतियों के माध्यम से ही समझ पा रहे हैं। देखिए, सांख्यिकी के सिद्धांत एवं रीतियां वैज्ञानिक एवं तर्कपूर्ण होते हैं और इनके प्रयोग किसी भी क्षेत्र की समस्या के विवेचन के लिए आसानी से किया जा सकता है, जैसा वर्तमान में किया जा रहा है। देखिए, सांख्यिकी के क्षेत्र को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है सांख्यिकी की रीतियां। अब सांख्यिकी की रीतियों की सहायता से ही समंक एकत्रित किए जाते हैं, उन्हें सरल, समझने योग्य और तुलनात्मक बनाया जाता है। तो इन्हीं रीतियों के लिए हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहली रीति है समंकों का संकलन। इस रीति के अंतर्गत सांख्यिकीय समंक या आंकड़ों को संकलन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। जैसे समंकों का कब संकलन किया जाता है, किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, कहाँ से किया जा रहा है, उस किस रीति के द्वारा हमको समंक संकलित या एकत्रित करना है। इन विधियों या क्रियाओं को सांख्यिकी में संकलन की विधि के अंतर्गत शामिल किया गया है। नंबर 2 है संक्षिप्तीकरण। देखिए, सांख्यिकी की संक्षिप्तीकरण रीति के अंतर्गत हम बहुत बड़े विस्तृत समंकों को या आंकड़ों को संक्षिप्त रूप में, बहुत संक्षिप्त और आसानी से समझने योग्य बनाने के प्रयास करते हैं। जैसे कि समंक बहुत अनेक या बड़ी संख्या में होते हैं, हम उन्हें हजारों, लाखों या करोड़ों के रूप में संक्षिप्त कर सकते हैं। इसके लिए हम निम्न 2 विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, वर्गीकरण और उनका सारणीय। वर्गीकरण के अंतर्गत सभी प्रकार के समंकों को किसी विशेषता या विशेष गुण के आधार पर उनको अलग अलग भागों में विभाजित करके हम उनको संक्षिप्त रूप में जमा सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं। फिर सारणीयन के अंतर्गत समंकों को इस प्रकार से एक सारणी में जमाया जाता है या लिखा जाता है कि वे सभी समंक आपस में एक दूसरे से संबंधित रहें और समस्या की मूल जानकारी के रूप में हमारे लिए प्रयोग योग्य रहें। तीसरी विधि है या तीसरी रीति जो है प्रस्तुतिकरण है। अब सांख्यिकी की इस रीति के अंतर्गत उन समंकों को प्रस्तुत किया जाता है और इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि हर आम व्यक्ति उस सूचना या जानकारी को या समस्या के बारे में आसानी से समझ सके। तो यह प्रस्तुतिकरण की रीति है। प्रस्तुतिकरण की रीति में हम सांख्यिकी के अंतर्गत आंकड़ों को चित्रों के द्वारा या रेखाओं के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। वर्तमान में आप देख भी रहे हैं कि कोरोना से संक्रमण का जो है प्रभाव है, उसकी दर है, घट रही है या बढ़ रही है, उसका क्या प्रभाव वर्तमान में चल रहा है, ये चित्रों के माध्यम से आप न्यूज़पेपर में और न्यूज में वर्तमान में देख रहे हैं। तो यह प्रस्तुतिकरण भी सांख्यिकी की एक विशेष रीति है जो आम व्यक्तियों के लिए जानकारी आसानी से उपलब्ध या प्रस्तुत कराती है। फिर चौथी विधि जो है विश्लेषण विधि है या विश्लेषण रीति है।
इस विश्लेषण रीति के अंतर्गत क्या होता है कि जो भी समंक या आंकड़े प्रदर्शन के लिए या उनके विश्लेषण के लिए हमने प्रयोग किया है, उनके लिए हमने माध्य, अपकरण, सहसंबंध, निर्देशांक आदि विधियों का प्रयोग किया है। इन विधियों के द्वारा ही आंकड़ों की परस्पर तुलना भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो विश्लेषण के रूप में हम उनके संख्यात्मक परिणाम प्राप्त करते हैं। फिर निर्वचन है। निर्वचन का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, इससे निष्पक्ष रूप से किया जाना चाहिए। निर्वचन से ही हम किसी भी समस्या के बारे में पता लगा सकते हैं, उसका अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे कि जनसंख्या देश में बढ़ रही है या स्थिर है, इसके बारे में स्पष्ट पक्ष रख सकते हैं। यह 5वीं विधि थी। अब 6ठी विधि जो है पूर्वानुमान की। पूर्वानुमान भी एक सांख्यिकी रीति है। इस रीति के द्वारा हम क्या करते हैं, भूतकाल या पिछले समय में और वर्तमान समय के विश्लेषण से भविष्य के बारे में हम योजना या पूर्व घोषणाएं करते हैं। यह 6ठी विधि है जो पूर्वानुमान के लिए सांख्यिकी में प्रयोग की जाती है। अब ये पहले भाग की रीतियां थी। दूसरे भाग में है व्यावहारिक सांख्यिकी। व्यावहारिक सांख्यिकी भी सांख्यिकी क्षेत्र के अंतर्गत दूसरा भाग है। तो इस व्यावहारिक सांख्यिकी में हम क्या करते हैं, जो सांख्यिकीय रीतियां होती हैं उनका हम व्यावहारिक रूप में प्रयोग करते हैं या वे क्रियात्मक पक्ष से संबंधित होती हैं। जबकि सांख्यिकीय रीतियां जो थीं वे केवल सिद्धांतों का हमें ज्ञान कराती हैं, सिद्धांतों नियमों के बारे में जानकारी प्रस्तुत करती हैं, लेकिन उन रीतियों का प्रयोग हम व्यावहारिक सांख्यिकी में करते हैं। तो व्यावहारिक सांख्यिकी में हम जिन रीतियों का प्रयोग करते हैं उसके अंतर्गत हम 3 भागों में इसको बांट सकते हैं। वर्णनात्मक व्यावहारिक सांख्यिकी, वैज्ञानिक व्यावहारिक सांख्यिकी, व्यावसायिक सांख्यिकी। वर्णनात्मक व्यावहारिक सांख्यिकी में हम पिछले समय में तथा वर्तमान में जो आंकड़े या समंक एकत्रित किए थे उन समंकों का हम प्रयोग करके भविष्य के लिए या किसी उद्देश्य के लिए सूचनाएं प्रस्तुत करते हैं। वैज्ञानिक व्यावहारिक सांख्यिकी में हम जो भी आंकड़े किसी अनुसंधान से संबंधित उद्देश्य के लिए प्राप्त करते हैं उनकी सहायता से कई प्रकार के वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन भी कर सकते हैं। तीसरी है व्यावसायिक सांख्यिकी। व्यावसायिक सांख्यिकी में आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इसके अंतर्गत व्यवसाय से संबंधित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए कई प्रकार की विधियों को तैयार किया जाता है। तो ये भाग 2 था व्यावहारिक सांख्यिकी वाला और पहला भाग था सांख्यिकी रीतियों का। ये सांख्यिकी के क्षेत्र दोनों भागों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब हमने टेक्स्ट के रूप में भी इसको आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। किताब से इसकी प्रिंट कॉपी लेकर आपको समझाने के लिए स्क्रीन पर प्रस्तुत किया है। तो इसमें वे रीतियों पर चर्चा की गई है जो हमने इस पे अभी चर्चा की थी। इसमें आपको क्रम से लिखने के लिए सहायता मिल सकती है और आप कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं अपनी बुक से या इस टेक्स्ट के माध्यम से। देखिए व्यावहारिक सांख्यिकी का भी टेक्स्ट है, उसको 3 बिंदुओं के माध्यम से ही बताया गया है। अब हम इसका अगला जो क्वेश्चन रहेगा, इसका अगली जो टॉपिक रहेगा वह है सांख्यिकी की प्रकृति। अर्थात सभी विषय, कुछ विषय कला हो सकते हैं, विज्ञान हो सकते हैं या दोनों हो सकते हैं। तो सांख्यिकी में भी हम ये जानना चाहते हैं कि सांख्यिकी कला है, विज्ञान है या दोनों। इसके लिए हम अपनी सरल भाषा में समझने का पहले प्रयास करते हैं। स्क्रीन पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इनके हम अध्ययन करके इन पे हम चर्चा करके फिर हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले सांख्यिकी विज्ञान के रूप में, तो
विज्ञान के बारे में आप सभी जानते हैं। विज्ञान का मतलब होता है किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन जो कि कारण और परिणाम के मध्य संबंध को स्पष्ट करता है और नियमों के प्रतिपादन में सहयोग करता है और सार्वभौमिक रूप से या सभी जगह समान रूप से प्रयोग किया जाता है, उसे विज्ञान कहते हैं। तो लिखा है सांख्यिकी विज्ञान के रूप में, अर्थात क्रमबद्ध अध्ययन, कारण व परिणाम संबंध, सार्वभौमिक और पूर्वान्वय, ये सभी गुण सांख्यिकी में भी हैं, इसलिए हम सांख्यिकी को विज्ञान कह सकते हैं। क्योंकि सांख्यिकी के समंकों का अध्ययन जो है क्रमबद्ध किया जाता है और सांख्यिकी के महांक, जड़ता नियम, प्रायिकता के सिद्धांत आदि सार्वभौमिक हैं, सर्वव्यापी हैं, पूरे विश्व में इनका समानता से प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ सांख्यिकी में समंकों के विश्लेषण व निर्वचन किया जाता है जो कि किसी भी समस्या के कारण एवं परिणाम के मध्य संबंध को स्पष्ट करता है। तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि वास्तव में सांख्यिकी एक विज्ञान है। इसके बाद क्या सांख्यिकी एक कला है? तो कला के लिए आप जानते हैं किसी भी कार्य को उत्तम या सबसे अच्छे तरीके से करने की विधि को ही कला कहते हैं। अब किसी भी विषय को कला कहलाने के लिए उसमें कुछ लक्षणों का होना आवश्यक है, कुछ गुणों का होना आवश्यक है। जैसे कला क्या है? एक क्रियाओं का समूह होता है जिसके द्वारा परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। फिर उद्देश्य के गुणित दोष तथा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कला उपाय भी बताती है कि कला के द्वारा उन उपायों से उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। इसके साथ साथ कला का प्रयोग करने के लिए व्यक्ति या अनुसंधानकर्ता को निपुण और अनुभवी होना भी आवश्यक है। ये कला का क्षेत्र था। कला में जो गुण हैं, कला में जो विशेषताएं हैं, वे ही विशेषताएं सांख्यिकी में विद्यमान है। क्यों विद्यमान है? क्योंकि आप देखते हैं कि सांख्यिकी कला भी है। सांख्यिकी विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु समंकों का प्रयोग, उनका प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण एवं निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उपाय भी बताती है व साधन भी प्रस्तुत करती है। इसके साथ साथ सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग करने के लिए प्रयोगकर्ता या अनुसंधानकर्ता को कलाकार के समान दक्ष, अनुभवी होना भी आवश्यक है। इससे निष्कर्ष भ्रमात्मक एवं पक्षपातपूर्ण नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं कि वास्तव में सांख्यिकी भी एक कला है क्योंकि उसमें कला के सभी गुण विद्यमान हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि सांख्यिकी कला एवं विज्ञान दोनों है। कला एवं विज्ञान दोनों इसलिए है कि हमने चर्चा भी की है, सांख्यिकी कला भी है और विज्ञान भी है, उसके हमने बिंदुओं को भी स्पष्ट रूप से समझा है। अब सांख्यिकी कला एवं विज्ञान दोनों है, स्पष्ट तो है, लेकिन सांख्यिकी कला एवं विज्ञान दोनों है, इसके लिए टिप्पैट के शब्दों में हम समझ सकते हैं। टिप्पैट एक सांख्यिकी वैज्ञानिक हैं, वह कहते हैं कि सांख्यिकी विज्ञान कला दोनों है। यह विज्ञान है क्योंकि इसकी रीतियां मौलिक हैं, अर्थात मूल रूप में हैं, मूल रूप से व्यवस्थित हैं और इनका सर्वत्र या सभी जगह समान रूप से प्रयोग किया जाता है। इसलिए सांख्यिकी एक विज्ञान तो है ही, लेकिन एक कला भी है। क्यों है? क्योंकि इसकी रीतियों का सफल प्रयोग पर्याप्त सीमा तक सांख्यिकी की योग्यता एवं विशेष अनुभव और उसके प्रयोग क्षेत्र जैसे अर्थशास्त्र के ज्ञान पर निर्भर होता है। तो टिप्पैट भी कहते हैं कि सांख्यिकी कला एवं विज्ञान दोनों हैं। ठीक है, अब इसके टेस्ट के रूप में भी स्क्रीन पर आपको किताब की कुछ प्रिंट ली गई हैं, उनको आप व्यवस्थित रूप से लिख सकते हैं। देखिए, सांख्यिकी कला के रूप में भी है और सांख्यिकी विज्ञान और कला दोनों रूप में है। टेस्ट के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ठीक है, धन्यवाद।